नमस्कार, ब्रेकिंग एट 10 में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर और ब्रेकिंग एट 10 की शुरुआत करेंगे हिमाचल से आ रही बड़ी खबर के साथ। जी हां, हिमाचल से इस बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं जहां विधानसभा में बजट सत्र का तीसरा दिन है। सदन में गैर सरकारी दिवस, सदन के सदस्य करेंगे संकल्प पेश। प्रश्नकाल के दौरान हंगामे के भी आसार हैं। दरअसल डी नोटिफिकेशन मामले को लेकर जहां विपक्ष उग्र नजर आ रहा है, वहीं विधायक निधि रोके जाने से भी जो विपक्ष है वो पूरी तरह से नाराज नजर आ रहा है। तो अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है हिमाचल से, जहां विधानसभा में बजट सेशन का आज तीसरा दिन है और आज भी हस्ब मामूल यहां पर हंगामे के आसार, हल्ला के आसार नजर आ रहे हैं। डी नोटिफिकेशन के साथ साथ विधायक निधि रोके जाने से भी यहां पर नाराज नजर आ रहे हैं। बजट सत्र का तीसरा दिन, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट सीएम देंगे। सामाजिक सुरक्षा पर भी आधारित कैग रिपोर्ट पेश करेंगे। देखिए, बेहद अहम है कि कैग की रिपोर्ट भी आज पेश की जाएगी। वाटर सेस विधेयक भी आज पारित होगा। तो कई अहम मुद्दे आज हिमाचल के सदन में रहने वाले हैं। जिस तरह से हमने देखा कि वाटर सेस को लेकर पंजाब की तरफ से भी मुखालिफत की गई है, पंजाब की तरफ से भी इसका विरोध जो है वो किया गया है। कैग की रिपोर्ट होगी, साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट भी सीएम देंगे। तो बेहद अहम रहने वाला है आज का ये सेशन हिमाचल का, जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। तो हिमाचल से बड़ी खबर, विधानसभा में बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और सदन में गैर सरकारी दिवस। कई अहम मुद्दे जिन पर विपक्ष आज सत्ता को घेरेगा। डी नोटिफिकेशन का मामला हो, विधायक निधि का मामला हो, वाटर सेस की बात भी लगातार देखने में आ रही है। साथ ही साथ सबसे अहम है कि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पर पेश करेंगे। सामाजिक सुरक्षा पर आधारित कैग रिपोर्ट भी पेश होगी। अब इतने हंगामे के बावजूद क्या ये तमाम रिपोर्ट्स पेश हो पाएंगी, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। प्रश्नकाल के दौरान हंगामे के पूरे आसार हैं। डी नोटिफिकेशन को लेकर भी विपक्ष उग्र नजर आ रहा है और वाटर सेस की अगर हम बात करें तो वाटर सेस को लेकर भी कहीं ना कहीं पंजाब की तरफ से विरोध का सामना है। तो बेहद अहम रहने वाला है आज का ये हिमाचल का बजट सेशन। डी नोटिफिकेशन जिस पर लगातार बात हो रही है, कल भी हमने देखा था कि किस तरह से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर, जब वो बाहर आए थे सदन की पूरी कार्रवाई से, तो शाम को उन्होंने प्रेस वार्ता की थी और पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सदन की कार्रवाई ठीक तरह से चलनी चाहिए, जो अहम मुद्दे हैं उन पर बात होनी चाहिए। डी नोटिफिकेशन को लेकर चर्चा से भागेंगे नहीं और सीधे रुख करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। रणवीर, लगातार हम बात कर रहे हैं कि सदन की आज की कार्रवाई भी काफी अहम रहने वाली है, हंगामा होने के पूरे आसार हैं। क्या कुछ अहम इश्यूज रहने वाले हैं? ब्रेकिंग एट 10 में हम अपने दर्शकों को इस खबर से रूबरू करवाएंगे। ना देखिए, अभी जो खबर निकल कर आ रही है, जो भाजपा विधायक दल है वो अभी थोड़ी देर में बैठक करेगा। सदन में जाने से पहले विधायक दल जो है स्ट्रेटेजी बनाएगा। देखिए, आज भी ये जानकारी निकल कर आ रही है कि शायद हंगामा आज विपक्ष की तरफ से फिर हो सकता है। अब देखना होगा कि ये प्रश्नकाल के दौरान होगा या पॉइंट ऑफ ऑर्डर लिया जाएगा।
ये देखने वाली बात होगी। आज की अगर कार्रवाई की बात करें तो आज प्रश्नकाल के साथ ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। आज प्राइवेट मेंबर डे भी है। 4 संकल्प आज जो है अलग अलग सदस्यों के माध्यम से यहां पर रखे जाएंगे। बड़ी और अहम बात आज की ये भी है ना कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है हिमाचल का, उसकी रिपोर्ट की प्रति आज जो है सभा पटल पर मुख्यमंत्री रखेंगे। तो उसमें हिमाचल की आर्थिक सेहत किस तरह की रही है 2021-22 में, पिछले वित्तीय वर्ष में जो है किस तरह की जो है 2022-23 की ये जो है रिपोर्ट होगी। और इसके अलावा जो सामाजिक सुरक्षा को लेकर एक कैग की रिपोर्ट भी कर्नल धनराम शांडिल जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं वो इस पर रिपोर्ट जो है कैग की रिपोर्ट को सभा पटल पर रखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण है और ये रिपोर्ट भी काफी महत्वपूर्ण है जो जिसकी एक एक प्रति जो है सभा पटल पर रखी जाएगी। अगर हम और दूसरा महत्वपूर्ण विधेयक आज जो पारित होने वाला है वो वाटर सेस जो जल विद्युत परियोजनाओं पर लगना है, जिसे सदन में उप मुख्यमंत्री ने पेश किया था। आज इस पर जो है चर्चा होगी और उसके बाद इसको पारित कर दिया जाएगा। अगर हम प्राइवेट मेंबर डे की बात करें, जो 4 संकल्प आज रखे जाने हैं, जिसमें पहला संकल्प जो राजेश धर्माणी है, कांग्रेस विधायक है, उनकी तरफ से एक संकल्प लाया जाएगा जिसमें सिफारिश की जाएगी कि सदन को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो विभिन्न विभागों के भवन है जो एफसीए और एफआरए की अनुमति के बाद बने हैं, उन्हें जो है एक मुश्त रेगुलर किया जाए। इस पर सदन को विचार किया जाना चाहिए। इस पर वो संकल्प प्रस्तुत करेंगे। एक दूसरा जो संकल्प है वो विपिन सिंह परमार भाजपा के विधायक है, वो सदन में प्रस्तुत करेंगे। जिस तरह की हिमाचल की आर्थिक रूप से हिमाचल कमजोर है और हिमाचल में बहुत सारी जल विद्युत परियोजना, इसमें स्टेट शेयर बढ़ाया जाना चाहिए और जो लाभांश होता है उसमें भी हिमाचल की हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए। इस पर जो है एक संकल्प वो प्रस्तुत करेंगे और इस पर सदन के विचार के लिए ये संकल्प रखा जाएगा। इसके बाद जो तीसरा संकल्प है वो सुखराम चौधरी भाजपा विधायक है, उनकी तरफ से ये रखा गया है कि जो जंगली जानवरों से नुकसान होता है, किसानों को, फसलों को नुकसान होता है, उस पर एक स्थायी नीति बनाई जाए, ये संकल्प प्रस्तुत किया जाएगा। और जो चौथा संकल्प है वो जीतराम कटवाल जो भाजपा विधायक है उनकी तरफ से लाया गया है कि जैसे वेलफेयर स्टेट की बात कही जाती है और संविधान में जो आर्थिक और जो दूसरी सामाजिक सुरक्षा दी गई है उसे किस तरह से मजबूत किया जाना है और सामाजिक विषमताएं हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके निवारण के लिए सदन के विचार के लिए ये संकल्प जो है प्रस्तुत किया जाएगा, जिस पर सदस्य चर्चा करेंगे। ये तस्वीरें भी यहाँ पर विधानसभा के बाहर की दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर देखिए अभी जो मंत्री हैं, विधायक है, उनके आने का सिलसिला जो है अभी शुरू हो चुका है। अभी कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर अभी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री 10:30 बजे के करीब यहां पर पहुंचेंगे और थोड़ी देर में उप मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। तो आज देखिए स्थिति जो है किस तरह की बनी हुई है। 2 दिन हमने देखा कि किस तरह से हंगामा बरपा है। कल हालांकि पूरा दिन डी नोटिफिकेशन के मुद्दे पर जो स्थगन प्रस्ताव लाया गया था विपक्ष की तरफ से नियम 67 के तहत, उस पर पूरे दिन चर्चा हुई, लेकिन शाम को जिस तरह से पूरा दिन नोकझोंक इस चर्चा के दौरान होती रही और शाम को देखा गया कि किस तरह से सदन के भीतर नारेबाजी हुई। मुख्यमंत्री जवाब दे रहे थे लेकिन विपक्ष जो है जवाब को सुने बिना ही नारेबाजी करता हुआ सदन के बाहर चला गया। तो आज भी कुछ ऐसी रणनीति जो है बनाई जा रही है कि किस मुद्दे पर आज खुद सरकार को घेरा जाएगा। जानकारी तो ये भी है कि फिजूल खर्ची और सीपीएस की जो नियुक्ति हुई है इसको लेकर विपक्ष की तरफ से सदन में आवाज उठाई जा सकती है। शायद हो सकता है कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर ले या फिर प्रश्नकाल के दौरान इस तरह का हंगामा। बिल्कुल रणदीप, जिस तरह से लगातार वहां की कार्रवाई पर हमारी नजर बनी हुई है, हम आपसे जानना चाहेंगे, कल भी हमने सीएम जो है उनको सुना था और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि चर्चा के लिए भी तैयार हैं। और विपक्ष की अगर बात करें तो 2 अहम मुद्दे तो उनके पास है ही, डी नोटिफिकेशन और विधायक निधि, इस पर भी लगातार हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए रणवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो हिमाचल से बड़ी खबर, जहां आज क्या कुछ होने वाला है उस पर नजर बनी रहेगी। एक और अहम खबर ब्रेकिंग एट 10 में आपको दे दें, राहुल गांधी पर बीजेपी का हमला जारी है। कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान सामने आया है, राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अपने लंदन सेमिनार में कही गई बातों के लिए माफी मांगे राहुल गांधी। किरण रिजिजू ने यह भी कहा है कि राहुल ने हमारे लोकतंत्र, न्यायपालिका और देश का अपमान किया है। तो जिस तरह से ये अहम खबर, जिस पर लगातार राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी जो है वो हमलावर है, अब कानून मंत्री किरण रिजिजू का बयान भी सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। अपने लंदन सेमिनार में कही गई बातों के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। राहुल ने हमारे लोकतंत्र, न्यायपालिका और देश का अपमान किया। जाकर के लंदन में भारत के खिलाफ बोलने के लिए हमने नहीं कहा ना, ये योजना हमने नहीं बनाया, ये षड्यंत्र हमने नहीं रचा है। ये राहुल गांधी और उसका जो भारत विरोधी गैंग है, इन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी रचा है और लंदन में जा करके भारत के खिलाफ बात करने का काम किया है। तो हमने कैसे किसी को हम बिना मतलब से तारनिश करेंगे या टारगेट करेंगे? यहाँ तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सदस्यता से बहुत ऊपर का बात है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छोटा सा बात है, देश बड़ा है। इंटरनल मैटर्स ऑफ डिफरेंसेस और एनी अदर इश्यूज can be discussed, but what about insult to the nation? Let us come to the point. जिस सदन में हम बैठे हैं उस सदन को ही अगर इंसल्ट करेंगे तो हम कैसे चुप बैठेंगे? पहले आप ये बताइए। राहुल गांधी को जाकर के लंदन में अंदर चर्चा के तहत या हम साबित कर देंगे असली देश विरोधी कौन है। राहुल गांधी नहीं, ये देश विरोधी है मोदी सरकार और बीजेपी सरकार और बीजेपी की जो सोच, ये देश विरोधी सोच है। एक के बाद एक मेरे पास भी चिट्ठा है, कहां कहां जाके क्या क्या ये मोदी जी अपनी प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने बात कहां कहां जाके क्या क्या उन्होंने जिक्र किए हैं, सारे चिट्ठा हमारे पास भी है। सांघाई से लेकर इंटरनेशनल योगा डे तक क्या क्या किए हैं ये सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे देश की प्रधानमंत्री को मौन बोलते हुए शर्म नहीं आते थे उनको? हमारा देश को छवि बाहर जाके हमारा देश की धजिया उड़ाते थे। सांघाई से लेके, टोरंटो से लेके, साउथ कोरिया से लेके चले जाइए अमेरिका में जाके, इसके बाद ट्रम्प सरकार की नारा लगाने वाले हमारे प्रधानमंत्री हमें ज्ञान दे रहे हैं। सर, आखिरी सवाल आपसे, किरण रिजिजू भी सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी, हम चुप नहीं बैठेंगे, जुडिशरी का अपमान कर दिया। जिंदगी भर तपस्या कर ले और अरुणाचल जाके पहाड़ में तपस्या कर ले और रेगिस्तान में जाके कोई दूसरा नेता तपस्या कर ले, राहुल गांधी जी के सर झुकाने का हिम्मत ये सरकार की नहीं है। राहुल गांधी ये सच्चा ईमानदार तरीके से अपना काम करते हैं, अपना जिम्मेवारी निभाते हैं। जिस परिवार हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, जिस परिवार के साथ जुड़े हुए हमारे दो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, स्वर्गीय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी, राजीव जी, जिस देश के लिए अपने जान गंवाई, उसी परिवार के लिए, उस परिवार की हमारे नेता राहुल गांधी जी को इस तरीके की बेबुनियाद, आधारहीन, नापाक इरादे के साथ ये जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हिंदुस्तान के आम लोग देख पा रहे। अगर हिम्मत है, जिगर है, दम है तो आ जाओ मोदी जी, सदन के अंदर चर्चा हो, आप रहो, राहुल जी रहे। सिर्फ हम नहीं, दुनिया, सारे हिंदुस्तान फैसला करेगी कि राहुल गांधी जी क्या कोई गलत बयान कहां दिए हैं और आप क्या किया है। हिम्मत है तो आ जाओ सदन के अंदर, जिगर है तो आ जाओ सदन के अंदर, आज मुकाबला हो जाए। तो आपने सुना किरण रिजिजू ने जो कहा है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर चर्चा होनी चाहिए भारत के अंदर, लेकिन बाहर जाकर जिस तरह से बात की गई है उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। इसी के जवाब में कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। बेहद अहम, चूंकि आज
बेहद अहम इसलिए भी ये खबर है, राहुल गांधी संसद में भाग लेंगे। लंदन में दिए गए भाषण पर अपनी प्रतिक्रिया भी राहुल दे सकते हैं। भाषण पर उठे विवाद पर मीडिया से बात करने की भी राहुल गांधी संभावना यहां पर व्यक्त की जा रही है। तो इसीलिए ये तमाम चीजें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। किस तरह से बयानात का सिलसिला जो है लगातार जारी है। राहुल गांधी चूंकि आज संसद में भाग लेंगे और लंदन में अपने दिए गए भाषण पर वो अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिएक्शन भी दे सकते हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी जो है वो हमलावर है। किरण रिजिजू ने भी अभी यहाँ पर काफी कुछ कहा है और इन्हीं तमाम बातों को लेकर आज राहुल गांधी भाषण पर उठे विवाद पर मीडिया से भी रूबरू हो सकते हैं। तो बेहद अहम खबर जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जिस तरह से अभी हमने देखा कि किरण रिजिजू के जवाब में अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा है, तमाम तर अब जो सियासत है वो लगातार गरमाई हुई है। और चूंकि आज राहुल गांधी संसद में भाग लेंगे, इसीलिए इस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं। किरण रिजिजू ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। एक और अहम खबर जिससे आपको रूबरू करवाएं, पाकिस्तान से। कैसे बचेगा अब पाकिस्तान? 5 रुपए महंगा हो गया है पेट्रोल, अब 272 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल है। एक साल में सब कुछ बर्बाद। प्याज जहां 157 रुपए किलो है, डीजल 281 रुपए लीटर है। पाकिस्तान के सामने नई मुसीबत है। आपको बताएं कि मार्च से सितंबर तक कुल 8.5 अरब डॉलर चाहिए ईंधन और जरूरी सामान के आयात के लिए पाकिस्तान को जरूरत है। तो किस तरह से पाकिस्तान की जो आवाम है वो वहां पर महंगाई की मार झेल रही है, इसी पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगहू। शैलेंद्र, लगातार इस अहम मुद्दे पर हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान अपने ही आंतरिक मामलों को नहीं झेल पा रहा है। किस तरह से उसका सामना करेगा? आटे दाल का भाव हकीकी मायनों में उसको पता चल रहा है और ऐसे में क्या कुछ उसके सामने मुश्किलें आ रही हैं, ये बड़ा सवाल है। डिटेल्स चाहेंगे शैलेंद्र? तो हम शैलेंद्र से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि जिस तरह से वहां पर लगातार सब कुछ महंगा हो गया है, ताज़ा खबर यही है कि अब कैसे बचेगा पाकिस्तान। एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे शैलेंद्र वांगहू से। शैलेंद्र, लगातार पाकिस्तान में आम लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं, चाहे पेट्रोल हो चाहे आटा, कुछ भी इससे नहीं बचा है। आपसे डिटेल्स चाहेंगे क्योंकि आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही है पाकिस्तान की। देखिए, एक तरफ जहां पाकिस्तान में जो इंटरनल पॉलिटिकल जो क्राइसिस मचा हुआ है, हमने देखा कि इमरान खान को अरेस्ट करने के लिए किस तरह से इस्लामाबाद पुलिस और लाहौर पुलिस लगातार क्लैश कर रहे थे। करीब करीब 1.5 दिनों तक ये चलता रहा। कल देर शाम वहां थोड़ी राहत मिली, लेकिन इसी बीच कल रात को 12 बजे के बाद से नए जो रिवाइज रेट्स हैं पेट्रोल डीजल के, वो घोषणा की गई है पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, फाइनेंस डिवीजन की तरफ से, जिसमें अब जो हाई स्पीड डीजल है उसमें 13 रुपए की बढ़ोतरी की गई, जो अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। और साथ ही साथ पेट्रोल में 5 रुपए का इजाफा किया गया है। हालांकि अब से कुछ दिन पहले फरवरी के आखिरी हफ्ते में पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए की राहत दी गई थी, लेकिन वो फिर से इसको बढ़ा दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो इकोनॉमी है पाकिस्तान की, या यूं कहें जो महंगाई है, वो इससे और बढ़ेगी, क्योंकि हाई स्पीड डीजल से जो ट्रांसपोर्टेशन के जो प्राइसेस हैं, जो उसकी कीमत है, उसमें काफी ज्यादा उछाल होगा। तो इसमें जाहिर तौर पर जो तमाम चीजें हैं, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो ग्रोसरी आइटम्स हैं, इन तमाम चीजों में इजाफा होगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान की जो करेंसी है, पाकिस्तान का जो रुपया है, वो लगातार गिर रहा है। अगर हम फर्स्ट मार्च से बात करें, फर्स्ट मार्च लेके अभी तक पिछले 2 हफ्तों के अंदर ये 16 रुपए पर डॉलर गिरा है, यानी कि बड़ी गिरावट है कि 16 रुपए तक रुपया गिर जो है डॉलर के मुकाबले। तो इसी वजह से जो इसका इम्पैक्ट है वो पूरी इकोनॉमी पर हो रहा है, और यही वजह है कि इससे निकलने के लिए जो शहबाज शरीफ सरकार है, एक बार फिर से
उनकी सरकार ने पाकिस्तान की आवाम पर इसका बोझ डाला है। और जाहिर तौर पर जो पहले ही पिसी हुई जो वहां पे आवाम है, जो वहां पे जनता है, वो पहले से पिसी हुई है, तो ऐसे में ये नई मार होगी उनके लिए कि जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए। बिल्कुल शैलेंद्र, और यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि एक तरफ तो पाकिस्तान इतने बुरे इकोनॉमिक कंडीशन से गुजर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो लगातार जो बयानात दे रहा है उसके भी मायने समझना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत जरूरी है कि पहले अपना घर संभाले, बाद में बाहर की तरफ देखे। और इसी पर लगातार हम बात करते रहे हैं, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। अब पाकिस्तान के अवाम को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना है, उनको कम से कम इसके लिए खुद आगे आना होगा। देखिए, ये जो हालात बने हुए हैं क्राइसिस के, इससे उभर पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि देखिए सबसे जरूरी इसके लिए होगा आईएमएफ का लोन पाना उनके लिए। लेकिन अभी तक आईएमएफ के साथ जो माना जा रहा था कि आने वाले दिनों में आईएमएफ के साथ डील हो जाएगी, लेकिन वो मुमकिन अब तक नहीं हो पाई है। और जो ताजा रिपोर्ट पाकिस्तान से आ रही है कि पाकिस्तान अब गुहार लगा रहा है अमेरिका को और वेस्टर्न कंट्रीज को कि वो उनकी मदद करे, ताकि एक लीनियंट अप्रोच रहे आईएमएफ की पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि जो स्ट्रिंजेंट कदम उठाने होंगे पाकिस्तान को, वो उसके लिए शायद पाकिस्तान तैयार नहीं है, पाकिस्तान की आवाम तो बिल्कुल तैयार उसके लिए नहीं है। तो जाहिर तौर पर इसके बावजूद जिस तरह से कश्मीर के मुद्दे को लेकर पिछले दिनों हमने देखा है, चाहे बिलावल भुट्टो हो या वहां की एमओएस हिना रब्बानी खार हो, या फिर कोई और उनके जो डिप्लोमेट्स जो अटेंड करते हैं जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, हर बार कश्मीर के मुद्दे को उठाया जाता है, लेकिन असल मुद्दा जो है पाकिस्तान की आवाम को राहत देने का, उस पर वो खामोश है। तो जाहिर तौर पर इस वक्त जो क्राइसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है, फिलहाल इमीडिएट राहत की उम्मीद नहीं जताई जा रही है, लेकिन ऐसे में जो आवाम है उन पर और बोझ कल रात 12 बजे। जी, तो हम बात कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे शैलेंद्र वांगू, जिनसे लगातार हम बात कर रहे हैं। शैलेंद्र, बहुत जल्दी हम जानना चाहेंगे, इस सब के बीच में जो पाकिस्तान की जो दोस्त मुमालिक हैं, सो कॉल्ड, अब यहाँ पर कहना ज्यादा सही रहेगा, उनकी तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो लगातार मदद की गुहार तो लगा ही रहा है, ये तो दिखाई दे रहा है। क्या कुछ रिएक्शन है? क्योंकि आप इन तमाम बातों को बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं, इसलिए यहां पर आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, अगर हम पाकिस्तान के उन मुल्कों की बात करें जो पाकिस्तान को अपना करीबी दोस्त बताते हैं, जिसमें चीन शामिल है, सऊदी अरब है, या जो इस्लामिक कंट्रीज है, ओआईसी की जो ग्रुपिंग है, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जिस मुसीबत से इस वक्त गुजर रहा है, तो कोई भी ऐसा मुल्क नहीं सामने आकर मदद करने की कोई पहल बड़ी की होगी। हालांकि चीन ने कुछ मदद की घोषणा की है, लेकिन उससे राहत नहीं मिलेगी पाकिस्तान को। और जो मुल्क पाकिस्तान जिन मुल्कों से पाकिस्तान को उम्मीद है कि वो उसको फंड्स डॉलर्स मुहैया करा सकते हैं, वो मुल्क भी आज की तारीख में ये कह रहे हैं कि पहले आप आईएमएफ के पास जाइए। आईएमएफ जो आप एक स्ट्रक्चर तैयार करके देगा, अगर डील हो जाती है तो वो तमाम जो क्रेडिट्स है, वो जो तमाम फंडिंग है, वो तभी मुमकिन हो पाएगी जब आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की डीलिंग होती है, जो अब तक पिछले फरवरी के महीने से लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है, जो इनिशियल स्टेजेस पर भी अभी तक बात नहीं बन पाई। बिल्कुल शैलेंद्र, और इस अहम मामले पर लगातार हम आपसे तमाम तर रिएक्शंस जो है वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए शैलेंद्र वांगू, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर डिटेल्स के लिए, तफसीलात के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थे हमारे साथी शैलेंद्र वांगू, जो कि बेहद अहम खबर से रूबरू करवा रहे थे। फिलहाल यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर। आज दिल्ली में जेके के यानी जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों के नेता राष्ट्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं से वो अवगत कराएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त से भी मुलाकात संभव है। तो अहम खबर, राष्ट्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों के नेता राष्ट्रीय दलों के नेताओं से ये मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं से वो यहाँ अवगत करवाएंगे। बेहद अहम कि चुनाव को लेकर जिस तरह से लगातार बयानात सामने आ रहे हैं हर पार्टी के, उसी को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से भी ये मुलाकात संभव है।
और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो साथी। दिल्ली से मौजूद हैं खुर्रम शहजाद और साथ ही साथ जम्मू से समीर भट्ट। खुर्रम, पहले आपका रुख करना चाहेंगे, दिल्ली में जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों के लीडर्स जो हैं वो आज मुलाकात करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए हिना, एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये मीटिंग शेड्यूल है और उसके बाद 2 बजे इलेक्शन कमिश्नर से जो सभी पार्टी के लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए लोग हैं, वो मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो तमाम लोग जो हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं, हरी सिंह पहुंच गए हैं और अब जिस तरह की जानकारी अभी तक मिली है, जो नेशनल पार्टीज के लीडर हैं वो जो शामिल होने वाले हैं उसमें सीताराम येचुरी शामिल होने वाले हैं। इसी तरीके से संजय सिंह का नाम भी है और साथ ही साथ बीएसपी की तरफ से कुंवर दानिश अली को बुलाया गया है। आरजेडी की तरफ से कई लीडर्स हो सकते हैं और इसी तरीके से एसपी है या फिर कांग्रेस पार्टी है, जो बालू जी हैं स्टालिन की पार्टी से तमिलनाडु से, वहां से भी वो तमाम लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। तो एक बड़ी मीटिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 1 बजे शुरू होगी और जम्मू कश्मीर के जो नेता है उन्होंने साफ तौर पर पहले ही कहा है कि स्टेटहुड का मुद्दा और सबसे मेन एजेंडा जो है, अभी तक जो बातचीत हुई हमारी, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सरकार ये कहती रही है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है, रिकॉर्ड टूरिस्ट आए हैं, सब अच्छा है, तो फिर चुनाव में देरी क्यों है? क्योंकि ये बराबर लगातार कहा जा रहा था भाजपा नेताओं की तरफ से और सरकार की तरफ से कि इलेक्शन कराने का काम वो हमारा नहीं है, कब होना है, कैसे होना है, ये चुनाव आयोग का काम है। यही वजह है कि आज इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की जाएगी और जो गेंद है वो सीधे तौर पर अब चुनाव आयोग के पाले में होगी कि वो इस पर जल्द से जल्द फैसला ले, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई अड़चन नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं। इसके अलावा और इस अहम मुलाकात पर हमारी भी नजर बनी रहेगी क्योंकि बेहद अहम माना जा रहा है इन मुलाकातों को। सीधे रुख करना चाहेंगे समीर भट्ट का। समीर, आज की बैठक, आज की जो मुलाकातें होने वाली हैं, इसके ताल्लुक से क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, मीटिंग जो है उसका एजेंडा जाहिर तौर पर इलेक्शंस का है। सबसे पहले कि इलेक्शंस होनी चाहिए, जल्द से जल्द इलेक्शन होनी चाहिए, स्टेटहुड वापस होना चाहिए और बाकी इश्यूज हैं। सीधा बात करूंगा, शेख बशीर अहमद है, सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, फॉर्मर एमएलसी है। आपसे सर पूछूंगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आपकी पार्टी के लीडर हैं, प्रेसिडेंट, उन्होंने ये मीटिंग यहाँ पे पहले की थी जम्मू में और फिर आज दिल्ली में जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या रास्ता निकलेगा वहां? पहली बात यह है कि ऑल पार्टीज मीटिंग जम्मू में पिछले हफ्ते हुई और उस ऑल पार्टीज मीटिंग में सब ने ये राय दी कि दिल्ली के अंदर जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए, क्योंकि भारत जो है सिर्फ बीजेपी का नहीं है, उसके अंदर जो बाकी लोग हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए। सबसे बड़ा इशू जो था जम्मू कश्मीर में, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। इलेक्शंस 2014 में असेंबली के लिए हुए थे, उसके बाद ये 2023 जा रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और जो गवर्नमेंट है वो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप चला रहा है। लोग परेशान हैं। लोगों को इस परेशानी से बाहर निकालने के लिए वहाँ अपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए और उसके बाद ये भी फैसला हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी मिला जाए ताकि वो इलेक्शन करवाएं। क्योंकि जब भी हम गवर्नमेंट से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इलेक्शन कराना हमारा काम नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। तो इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट कहाँ अलग अलग है, कहाँ इंडिपेंडेंस हैं, तो वो वक्त बताएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग बेताबी से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत बहाल हो, लोगों के नुमाइंदे फैसले करें। नए नए सर्कुलर आ रहे हैं यूटी बनने के बाद और वो जो परेशानी लोगों की है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया। तो आपको क्या लगता है, कितना क्या रास्ता निकलेगा? आप पार्टियों से मिल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से मिल रहे हैं, जो आपकी डिमांड्स है, क्या आपको लगता है वो एक दबाव बना पाएंगे सरकार? ऐसा तो तभी होता है कि जब गवर्नमेंट के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, जो गवर्नमेंट चलाने वाले लोग हैं, वो जब नहीं सुनते हैं तो कोई ना कोई रास्ता तो निकालना है। और इंडिया के अंदर अपोजिशन जिंदा रहनी चाहिए। ये तो अपोजिशन को क्रश कर रहे हैं। किसी ने बोला नहीं तो ईडी पीछे आ गया, किसी ने बोला नहीं तो आईबी पीछे आ गया, किसी ने बोला नहीं तो एजेंसी आ गई पीछे, पुलिस वाला खड़ा हो गया। तो इसलिए वहां परसों आपने देखा होगा 2 दिन पार्लियामेंट नहीं चली। 2 दिन पार्लियामेंट इसलिए नहीं चली कि हाँ नहीं जी राहुल गांधी माफी मांगे। क्यों?
तो इसलिए सारे यहाँ जो अपोजिशन के अंदर लोग हैं वो सारे मिलके उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के अंदर जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनके साथ बात करके कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। एक बात आ रही है सामने कि आप मांग रहे हैं असेंबली पोल्स होनी चाहिए, स्टेटहुड दर्जा वापस होना चाहिए, इसी तरह जो बर्निंग, लेकिन एक धारा 370 पर जो आपका एजेंडा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी उस पर बाकी इस पे कोई चर्चा नहीं, उस पर आप कोई बात नहीं कर रहे हैं अपनी जो मेन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। पहली चीज यह है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे से बाहर नहीं है। 370 मुझे नहीं मालूम पीडीपी का क्या रवैया है, लेकिन जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का तल्लक है उसका तो रहेगा कि 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटस था उसकी बहाली के लिए, उसके लिए लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी खत्म नहीं करेगी, ना ही पीछे हटेगी। लेकिन इस वक्त मसला यह है कि स्टेटहुड हो, इलेक्शन हो, क्योंकि यूनियन टेरिटरी जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसा है, उसके अंदर किसी को ना बोलने की इजाजत है ना सुनने की इजाजत है। तो इसलिए स्टेटहुड हो, लोग अपने नुमाइंदे चुने, चाहे जिसको भी, वो बीजेपी को ही चुने, लेकिन कम से कम चुन के तो आए ना। बिल्कुल 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 समीर, तो ये तमाम मुद्दे रहने वाले हैं। आज की जो मीटिंग है उस पर नजर बनी हुई है। खुर्रम शहजाद का फौरी तौर पर रुख करना चाहेंगे। खुर्रम, आपकी वहां लगातार अहम लीडरों से बातचीत हो रही है, क्या कुछ उनके अहम मुद्दे हैं, मुख्तसर जानना चाहेंगे? देखिए, थोड़ी देर पहले ही मेरी हसन मसूदी से बात हुई है और इसके अलावा हरी सिंह जो हैं वो भी क्योंकि दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनसे थोड़ी देर में हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो बुनियादी जो एजेंडा निकल कर आ रहा है वो सभी अपोजिशन पार्टियां ये चाहती हैं कि रियासत में, यूटी में जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए, ये उनका मेन फोकस है और इसी को वो लोकतंत्र की बहाली के नाम से मौसूम कर रहे हैं और सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। यही वजह है कि अब तक जो सरकार सीधे तौर पर गेंद इलेक्शन कमीशन के पाले में डालती थी, अब इलेक्शन कमीशन से ये लोग आग्रह करेंगे कि आप क्यों देरी कर रहे हैं जब सरकार की तरफ से हरी झंडी है। तो सीधे तौर पर ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरी प्रैक्टिस है, कहीं ना कहीं फौरी तौर पर चुनाव को लेकर के जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो सरकार पर दबाव बनाने वाली हैं, इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाने वाली है, ताकि जो फैसले लिए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स का मामला हो, चाहे जॉब्स को लेकर के मसाइल खड़े हो रहे हो या दूसरे मसले हो, उनका फैसला एक नुमाइंदा चुनी हुई हुकूमत जो है वो करे। ये पूरी दलील है और जाहिर सी बात है लोकतंत्र की बहाली, लोकतांत्रिक मुल्क में हम रहते हैं, इस दलील में वजन मौजूद है। तो ही ना सीधे तौर पर आज जो पूरा एजेंडा है वो इलेक्शन को लेकर के दबाव डालने का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल खुर्रम। और यहाँ अपने दोनों साथियों का, समीर भट्ट का और खुर्रम शहजाद का, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस अहम खबर पर लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। ब्रेकिंग एट 10 में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। और ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर नौगाम से है। ये बड़ी खबर, जहां 28 वर्षीय सुहेल बेग का शव मिला है। रहस्यमय हालात में ये शव मिला है। परिजनों ने सुहेल की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। तो अहम खबर नौगाम से, जहां 28 वर्षीय सुहेल बेग नामक एक युवक का शव मिला है और रहस्यमय हालत में ये शव मिला है। परिजनों ने सुहेल की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी परवेज भट्ट। परवेज, आपसे हम जानना चाहेंगे अभी तक इस मामले में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है, पूरी डिटेल्स क्या हैं? बिल्कुल है ना, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि ये सुहेल रहमान बेग नामी एक 28 साल शख्स है। ये नवा बाज़ार से इसका ताल्लुक़ है, डाउनटाउन नवा बाज़ार से। ये मंडे मॉर्निंग अपने वालिद को छोड़ने गया था। हब्बा-कदल स्कूटी पे सवार था ये, और उसके बाद से कल तक इसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था, कल तक इसका कोई पता नहीं चल रहा था। लेकिन कल टेंगन बाईपास, जो नौगाम बाईपास पे एक जगह है, वहाँ पे इसकी लाश जो है वो पुरस्कार हालात में मिली है, मिस्टीरियस कंडीशन में इसकी लाश मिली है। और जब इसकी लाश को इसके अहले खाना के हवाले किया गया नवा बाज़ार में, तो वहाँ पे सफ़े मातम बिछ गई है। वहाँ पे जो उसकी फैमिली है उनका इल्ज़ाम है कि उसको कत्ल किया गया है और उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। यहाँ पे ये भी बता दें आपको, लाश हवाले करने से पहले जो है पुलिस ने इस लाश का पोस्टमार्टम किया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो अभी बाकी है। लेकिन साथ में ये भी है
कि जो ये सुहेल है इसके सर पे इंजरी है, ब्लड मार्क्स वहाँ पे देखने को मिले थे और घाव भी है इसके सर पे। तो कुल मिला के देखिए जो फैमिली है उनका लगातार यही इल्ज़ाम है कि अगर मंडे को सुहेल लापता होता है तो कल जाके इसकी लाश मिलती है और उनका कहना है कि इसमें ज़रूर कोई साजिश हो सकती है, क्योंकि जो स्कूटी है उसका अभी पता नहीं चल पा रहा है। अगर एक्सीडेंट इसको कहा जाए तो साथ में वो स्कूटी भी मिल जानी चाहिए थी जिस स्कूटी पे सुहेल सवार था, लेकिन उस स्कूटी का अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस ने कल ही इस मामले में एक केस रजिस्टर कर दिया था और इसकी तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से काफ़ी सारे जो खदशात हैं इसमें वो क्लियर हो जाएगा कि आया ये एक्सीडेंट है या फिर एक सोचा समझा एक मर्डर है। वो सारे जो खदशात हैं वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही दूर हो जाएंगे। फिलहाल इस मामले में इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, जो सस्पेक्ट्स वगैरह हैं उनसे भी पूछताछ चल रही है, जिनसे आखिरी राब्ता हुआ था सुहेल का उनसे पूछताछ चल रही है, या फिर जो फ़ोन रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उनके उसकी भी बारीकी से छानबीन की जा रही है। लेकिन घर वालों का ये इल्ज़ाम है कि सुहेल मंडे जब स्कूटी पे अपने वालिद को छोड़ने गया था उसके बाद वो बैंक पे भी गया था। बैंक जाने का क्या मकसद था उसका, उस बात पे भी पुलिस जो है वो तहकीकात कर रही है। जैसा कि हमने पिछले भी देखा जो क्राइम्स यहाँ पे होते हैं उसमें जो पुलिस है काफ़ी सक्षम है उनको सॉल्व करने में और 2-3 दिन में जो है रिजल्ट सामने आ जाते हैं। ऐसे केसेस की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ जाती हैं। तो उम्मीद की जाती है कि आज शाम तक इस केस में भी खुलासा हो जाएगा कि क्या ये एक मर्डर है या फिर एक एक्सीडेंट है। जी ना, बिल्कुल। परवेज, उनके अहले खाना में कौन कौन है, किसी से बात हो पाई है, क्या कुछ और उनके ताल्लुक से जानकारी है? बिल्कुल हिना, ये 28 साल एक ताजिर हैं, बिजनेस मैन थे, ये छोटा मोटा कारोबार कर रहे थे, शादीशुदा थे, ये इनकी 2 बच्चे हैं और जो इनकी अहले खाना है उन्होंने साफ ये इल्ज़ाम लगाया है कि सुहेल जो है अपने बिजनेस में ही ज़्यादातर इन्वॉल्व रहते थे और बाकी किसी एक्टिविटीज़ में उनका कोई ऐसा रोल नहीं है। बहरहाल ये सारे पहलू जो हैं वो पुलिस इसकी लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो भी इसमें मोडस ऑपरेंडी है वो उसका ये पूरा खुलासा जो है कुछ टाइम के बाद जो है पुलिस करेगी। जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि जो सस्पेक्ट्स हैं या जिनके साथ सुहेल ने कांटेक्ट किया था, फ़ोन पे बात की थी या पिछले चंद रोज़ों में जिनके साथ उनकी डीलिंग हुई थी, उन सब से पूछताछ लगातार हो रही है। लेकिन फैमिली मेम्बर्स का इल्ज़ाम है कि जो सुहेल है उसका मर्डर किया गया है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये कहना है उसकी फैमिली मेम्बर्स का। दूसरी ओर पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सफ़े मातम कल से ही बिछी हुई है, क्योंकि कल भी हमने देखा जब लाश वहां पहुंची तो जो मुकामी लोग थे वहां के सारे वहां पे एक बड़ी तादाद में जो है लोग सुहेल के जनाजे में शामिल हुए थे और वहां के मुकामी लोग भी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इस जो इंसिडेंट है इसकी पूरी तरह से जांच की जाए और जो सच्चाई है उसको आवाम के सामने लाया जाए। जी बिल्कुल परवेज, ये तो रहा मामला जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी, तफसीलात भी हम आपसे जानते रहेंगे और फिलहाल के लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।